दुनिया की तारीख में कुछ खित्ते ऐसे होते हैं जिनकी मिट्टी अपने अंदर हजारों दास्तानें छुपाए होती है। लेकिन उंदलुस की सरजमीन की बात ही कुछ और है। ये वो जमीन है जिसे कुदरत ने तीन अतराफ से पानी से नवाजा और एक तरफ पहाड़ों की ऊंची दीवारों से महफूज किया। जुनूब में बहेरा रूम की लहरें इसके साहिलों को चूमती हैं। मगरिब में बहरे ओकियानूस की वसतें हैं। और शुमाल में कोहे पेरिनिस की बुलंद चोटियां उसे बाकी यूरोप से जुदा करती हैं। ये खित्ता जिसे आज हम स्पेन और पुर्तगाल कहते हैं, कदीम जमाने से ही अपनी जरखेजी, खुशगवार मौसम और मादनी दौलत की वजह से दुनिया भर के फातिहीन की नजरों में रहा है। मुसलमानों की आमद से सदियों पहले यहाँ मुख्तलिफ कौमें आबाद रहीं। कभी यहाँ फेनेशी आए, कभी कुर्ताजना के लोगों ने इसे अपना मस्कन बनाया, और फिर एक तवील अरसे तक ये रूमी सल्तनत का हिस्सा रहा। रूमियों के दौर में यहाँ सड़कें बने, शहर आबाद हुए और ईसाइयत ने अपने कदम जमाए। लेकिन जब रूमी सल्तनत जवाल का शिकार हुई, तो शुमाल से वहशी कबाइल ने उस हुसैन सरजमीन पर यलगार कर दी। उन कबाइल में सबसे ताकतवर गोत कौम थी, जिन्होंने 5वीं सदी ईस्वी में उंदलुस पर कब्जा कर लिया और एक ऐसी हुकूमत कायम की जो 300 साल तक कायम रही। गोत दौरे हुकूमत और अवामी बेजारी। जब 7वीं सदी का इख्तिताम और 8वीं सदी का आगाज हो रहा था, उंदलुस के हालात इंतहाई अबतर हो चुके थे। गोथ हुक्मरानों ने इस सरजमीन को एक जागीर बना रखा था। मुआशरा 3 हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर शाही खानदान और मजहबी पेशवा थे, जिनके पास तमाम मराआत और दौलत थी। दूसरे नंबर पर फौज और छोटे जमींदार थे, और तीसरे नंबर पर वो बदकिस्मत अवाम थे, जिन्हें जरेगी गुलाम कहा जाता था। उन लोगों की जिंदगी जानवरों से भी बदतर थी। उन पर इतने भारी टैक्स आयद थे कि उनकी पूरी जिंदगी कर्ज उतारने में गुजर जाती। इंसाफ नाम की कोई चीज मौजूद न थी। अगर कोई गरीब चोरी करता तो उसे इबरतनाक सजा मिलती, लेकिन अगर कोई अमीर जुर्म करता तो कानून उसके सामने सर झुका देता। मजहबी तौर पर भी यहाँ शदीद जबर था। यहूदियों के साथ जो सलूक इस दौर में किया गया, वो तारीख का एक स्याह बाब है। उनके बच्चे उनसे छीन लिए जाते, उनकी जायदादें जब्त कर ली जाती और उन्हें जबरदस्ती अपना मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जाता। यही वजह थी कि उंदलुस की मिट्टी अंदर ही अंदर किसी ऐसे मसीहा की तलाश में थी जो उन्हें इस जुल्म की चुकी से निकाल सके। सल्तनत इस्लामिया का अरूज और अफ्रीका की फतह। जब इंदलुस जुल्म की आग में जल रहा था, उस वक्त अरब के तपते हुए सहराओं से उठने वाला इस्लाम का सूरज पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम अदल ने इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर एक अल्लाह की बंदगी में दे दिया था। खुलफाए राशिदीन के दौर के बाद बनु उमैया का दौर आया, तो इस्लामी सल्तनत की सरहदें मशरिक में, चीन और मगरिब में, बहरे ओकियानूस तक फैल गईं। अफ्रीका के शुमाली साहिलों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी। यहाँ का गवर्नर मोसीज बिन नसीर एक निहायत ही मुदब्बिर, बहादुर और दूर अंदेश इंसान था। उसने बर्बर कबाइल को इस्लाम के झंडे तले जमा किया और उन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया जिसका मुकाबला करना उस वक्त की किसी फौज के बस में न था। अफ्रीका का आखिरी किनारा सब्ता सियूता था, जहां का गवर्नर काउंट जोलियन था। जोलियन का ताल्लुक गोत कौम से ही था, लेकिन उसके ताल्लुकात स्पेन के नए बादशाह रॉड्रिक से इंतहाई खराब हो चुके थे। रॉड्रिक का गस्ब और बगावत की बुनियाद। स्पेन का तख्तो-ताज कानूनी तौर पर गैतशा विटिजा के बेटों का हक था, लेकिन रॉड्रिक नामी एक फौजी जर्नैल ने बगावत करके तख्त पर कब्जा कर लिया। रॉड्रिक एक अय्याश और जालिम इंसान था। उसने न सिर्फ अपने मुखालिफिन को कत्ल किया, बल्कि काउंट जोलिन की बेटी फ्लोरेंडा के साथ भी ज्यादती की, जो उस वक्त शाही महल में तालीम हासिल कर रही थी। जब ये खबर जोलिन तक पहुंची, तो उसके सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। जोलिन जानता था कि वो तन्हा रॉड्रिक की अजीम शान फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने देखा कि समंदर के दूसरी तरफ मुसलमान मौजूद हैं जिनका अदलो इंसाफ पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। उसने फैसला किया कि वो मुसलमानों को स्पेन पर हमले की दावत देगा और उनकी हर मुमकिन मदद करेगा। वो मोसीज बिन नसीर के पास पहुंचा और स्पेन की दाखिली कमजोरियों, वहां के अवाम की बदहाली और रॉड्रिक के जुल्म की पूरी दास्तान सुनाई। मोसीज बिन नसीर एक तजर्बाकार जर्नैल थे। वो किसी की बातों में आकर अपनी फौज को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से इजाजत तलब की और फिर एहतियात के तौर पर एक छोटा सा दस्ता तरीफ बिन मालिक की क़यादत में रवाना किया, ताकि वो स्पेन के हालात का जायजा ले सकें।
जब तरीफ बिन मालिक ने वहां से कामयाबी और माले गनीमत के साथ वापसी की, तो ये साबित हो गया कि इंदलुस की सरजमीन मुसलमानों का इंतजार कर रही है। बिन जियाद की मुहिम जोई और तैयारी। जब तरीफ बिन मालिक की मुहिम ने यह साबित कर दिया कि स्पेन के साहिल पर कदम जमाना मुमकिन है, तो मोसीज बिन नसीर ने एक बड़ी मुहिम की मंसूबाबंदी शुरू की। इस अजीम मिशन के लिए उन्होंने अपने सबसे काबिल एतमाद और बहादुर सिपा सलार तारिक बिन जियाद का इंतखाब किया। तारिक बिन जियाद नस्लन बर्बर थे और उनकी शुजाअत और तदब्बुर के किस्से पूरे शुमाली अफ्रीका में मशहूर थे। मोसीज बिन नसीर ने तारिक बिन जियाद को 7,000 जवानों का लश्कर देकर रवाना किया, जिनमें अक्सरियत बर्बर नौजवानों की थी जो नए नए दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे और शहादत के जज्बे से सरशार थे। काउंट जोलीन ने अपने वादे के मुताबिक मुसलमानों को 4 कश्तियां फराहम की ताकि वो खामोशी से समंदर पार कर सकें। मई 711 का महीना था जब ये लश्कर अफ्रीका के साहिल से रवाना हुआ। समंदर की लहरों को चीरते हुए ये मुजाहिदीन स्पेन के इस साहिल पर उतरे, जहां एक बुलंद पहाड़ उनका इस्तकबाल कर रहा था। इसी पहाड़ को आज दुनिया जबली तारिक जिब्राल्टर के नाम से जानती है, जो तारिक बिन जियाद के नाम की अबदी यादगार है। कश्तियां जलाने का तारीखी वाकया और खिताब। साहिल पर उतरते ही तारिक बिन जियाद ने वो कदम उठाया जिसने रहती दुनिया तक के लिए अज़्म हिम्मत की एक नई मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने हुक्म दिया कि जिन कश्तियों में सवार होकर वो आए थे, उन सबको आग लगा दी जाए। सिपाही ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि कश्तियां जलाने का मतलब था कि अब वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। जब शोले आसमान से बातें करने लगे, तो तारिक बिन जियाद ने अपने लर्जा बुरंदाम लश्कर के सामने वो तारीखी खुतबा दिया जो आज भी तारीख के सीने पर नक्श है। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, ए लोगो, अब भागने का रास्ता कहाँ है? तुम्हारे पीछे समंदर है और सामने दुश्मन। खुदा की कसम, तुम्हारे पास अब सच्चाई और सब्र के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। याद रखो, इस जजीरे में तुम उन यतीमों से भी ज्यादा बेआसरा हो जो किसी जालिम के दस्तरखान पर बैठे हों। तुम्हारा दुश्मन अपने लश्कर और असलहे के साथ तुम्हारे सामने है, जबकि तुम्हारी हिफाजत का जामिन सिर्फ तुम्हारी तलवारें और तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा है। इस खिताब ने मुजाहिदीन के दिलों से मौत का खौफ निकाल दिया और वो एक ऐसी ताकत बन गए जिसे दुनिया की कोई दीवार नहीं रोक सकती थी। रॉड्रिक की आमद और वादी लक्का का मैदान। जब तारिक बिन जियाद की आमद की खबर बादशाह रॉड्रिक तक पहुंची, तो वो शुमाल में बागियों की सरकूबी में मसरूफ था। उसने उसे एक मामूली हमला समझा, लेकिन जब उसे पता चला कि मुसलमान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो एक अजीमुशान लश्कर लेकर जुनूब की तरफ रवाना हुआ। तारीखी रिवायात के मुताबिक रॉड्रिक का लश्कर 1 लाख के करीब था, जो ज़रा बख्तर और जदीद तरीन असलहा से लेस था। दूसरी तरफ तारिक बिन जियाद के पास सिर्फ 7,000 मुजाहिदीन थे, जिनकी मदद के लिए बाद में मोसीज बिन नसीर ने मजीद 5,000 जवान रवाना किए। यूं कल तादाद 12,000 हो गई। वादी लक्का, ग्वाडलेट के मकाम पर दोनों फौजें आमने सामने हुईं। एक तरफ रॉड्रिक था, जो सोने के तख्त पर बैठा हुआ था, जिसके सर पर याकूत जड़ा ताज था और वो रेशमी लिबास में मलबूस था, जबकि उसके पीछे मेलों तक फैला हुआ टड्डी दिल लश्कर था। दूसरी तरफ पैबंद लगे कपड़ों और टूटी हुई ढालों वाले वो दरवेश सिफ्त सिपाही थे, जिनके सीनों में ईमान की हरारत थी। रॉड्रिक को अपनी अददी बरतरी पर पूरा नाज था। उसे गुमान भी न था कि ये मुट्ठी भर लोग उसके तख्तो ताज को खाक में मिला देंगे। जंग का आगाज और हक व बातिल का मार्का। 19 जुलाई 711 को जंग का बाकायदा आगाज हुआ। 8 दिन तक ये खूनरेज मार्का जारी रहा। स्पेन की जमीन इतनी बड़ी जंग की गवाह पहले कभी नहीं बनी थी। गोथ फौज के पास घोड़ों और हथियारों की रेल पील थी, लेकिन उनके दिलों में वो जज्बा नहीं था जो मुसलमानों के पास था। रॉड्रिक की फौज में शामिल बहुत से सरदार अंदरूनी तौर पर उससे बेजार थे और वो सिर्फ खौफ की वजह से उसके साथ खड़े थे। जंग के आखिरी दिन तारिक बिन जियाद ने अपने घोड़े को दुश्मन की सफों में डाल दिया और सीधा रॉड्रिक की तरफ बढ़े। उनका निशाना सिर्फ रॉड्रिक था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सर कट गया तो धड़ खुद ब खुद गिर जाएगा। तारिक बिन जियाद ने रॉड्रिक पर भरपूर वार किया। रॉड्रिक जख्मी हुआ और अपने तख्त से गिर पड़ा। बादशाह को गिरता देखकर गोथ फौज में भगदड़ मच गई। वो सिपाही जो अभी तक लड़ रहे थे, हिम्मत हार बैठे और मैदान छोड़कर भाग निकले। रॉड्रिक दरिया उबूर करने की कोशिश में लहरों की नजर हो गया और उसका ताजो तख्त हमेशा के लिए खत्म हो गया। फतह के असरात और मफ्तूहीन से हुस्न सलूक। वादी लक्का की फतह ने पूरे उंदलुस की किस्मत का फैसला कर दिया।
یہ محض ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ طارق بن زیاد نے یہاں سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور اشبیلیہ، استجا اور مالقا جیسے اہم شہروں کی طرف رخ کیا۔ ہر جگہ مسلمانوں کا استقبال فاتحین کے بجائے نجات دہندگان کے طور پر کیا گیا۔ طارق بن زیاد نے مفتوحہ علاقوں کے عوام کو وہ حقوق دیے جن کا انہوں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ مذہبی آزادی کا اعلان کیا گیا، گرجوں کو تحفظ فراہم کیا گیا اور یہودیوں پر صدیوں سے جاری مظالم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے اس عدل و انصاف نے مقامی آبادی کے دل جیت لیے، اور یہی وجہ تھی کہ اسپین کے شہر بغیر کسی بڑی مزاحمت کے ایک کے بعد ایک مسلمانوں کے سامنے جھکتے چلے گئے۔ اندلس کی سرزمین اب اسلام کے نور سے منور ہونے کے لیے تیار تھی، اور یہ اس عظیم سلطنت کی پہلی اینٹ تھی جس نے آگے چل کر دنیا کو تہذیب و تمدن کا نیا سبق سکھانا تھا۔ وادی لکا کی عظیم الشان فتح کے بعد طارق بن زیاد نے رکنے کے بجائے اپنی مہم کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی دور اندیشی یہ کہہ رہی تھی کہ دشمن کے سنبھلنے سے پہلے اہم شہروں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تاکہ ملک کے مختلف حصوں کو بیک وقت زیر کیا جا سکے۔ طارق بن زیاد نے اپنے ایک قابل اعتماد جرنیل مغیث الرومی کو 700 سوار دے کر قرطبہ، کورڈوبا کی طرف روانہ کیا، جو اس وقت اندلس کے اہم ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ قرطبہ کی دیواریں بہت مضبوط تھیں اور شہر کے اندر گوت فوج کا ایک دستہ موجود تھا، لیکن مسلمانوں نے رات کی تاریکی میں ایک ایسی جگہ سے دیواریں عبور کی جہاں سے دشمن کو گمان بھی نہ تھا۔ مغیث الرومی نے شہر کے اندر داخل ہو کر دروازے کھول دیے اور اسلامی لشکر فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گیا۔ یہ وہ شہر تھا جو آگے چل کر خلافت اندلس کا دارالحکومت اور علم و ادب کا عالمی مرکز بننے والا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو جب مسلمانوں کے عدل و انصاف کا پتہ چلا تو انہوں نے مزاحمت کے بجائے صلح کو ترجیح دی، کیونکہ مسلمانوں نے کسی بھی شہری کی جان، مال یا عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ دارالحکومت تلیتلا پر قبضہ۔ طارق بن زیاد خود اپنے اصل لشکر کے ساتھ اندلس کے اس وقت کے دارالحکومت تلیتلا، تولیڈو کی طرف بڑھے۔ یہ شہر ایک پہاڑی پر واقع تھا اور قدرتی طور پر بہت محفوظ تھا۔ جب طارق بن زیاد وہاں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ روڈرک کی شکست کی خبر سن کر شاہی خاندان اور بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ مسلمانوں نے بغیر کسی بڑی خونریزی کے تلیتلا پر قبضہ کر لیا۔ یہاں طارق بن زیاد کے ہاتھ وہ مشہور سلیمانی دسترخوان، ٹیبل آف سولمن لگا، جو ہیروں اور جواہرات سے جڑا ہوا تھا اور گوت بادشاہوں کی عظمت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تلیتلا کی فتح نے یہ ثابت کر دیا کہ اب اندلس میں گوت حکومت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا ہے۔ طارق بن زیاد نے وہاں کے مقامی لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی امن سے رہنا چاہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے۔ اس حسن سلوک کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی آبادی مسلمانوں کی گرویدہ ہو گئی اور انہوں نے فاتحین کو ہر ممکن معلومات فراہم کی تاکہ ملک کے دیگر حصوں کو بھی پرامن طریقے سے فتح کیا جا سکے۔ موسیز بن نصیر کی آمد اور دونوں جرنیلوں کی ملاقات۔ جب شمالی افریقہ میں مقیم گورنر موسیز بن نصیر کو طارق بن زیاد کی ان مسلسل فتوحات کی خبر ملی تو وہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی قلیل مدت میں پورا اسپین مسلمانوں کے قدموں میں آ جائے گا۔ سن 712 عیسوی میں موسیز بن نصیر خود ایک بڑا لشکر لے کر اندلس کے ساحل پر اترے۔ انہوں نے ان شہروں کو فتح کرنا شروع کیا جو ابھی تک طارق بن زیاد کی مہم سے بچ گئے تھے، جیسے اشبیلیہ، سیول اور ماردا، میریدا۔ بالآخر تلاویرا کے مقام پر ان دو عظیم جرنیلوں کی ملاقات ہوئی۔ تاریخ کے صفحات میں یہ ایک یادگار لمحہ تھا جب افریقہ کے فاتح موسیز بن نصیر اور اندلس کے فاتح طارق بن زیاد ایک جگہ جمع ہوئے۔ اگرچہ دونوں کے درمیان کچھ انتظامی معاملات پر اختلاف کی روایت ملتی ہے، لیکن ان کا مقصد ایک ہی تھا: اللہ کے دین کی سربلندی اور مظلوموں کو انصاف فراہم کرنا۔ ان دونوں نے مل کر آگے کی حکمت عملی تیار کی اور بہت جلد اندلس کا بیشتر حصہ اسلامی قلمرو میں شامل ہو گیا۔ پہلی قسط کا اختتام، ایک نئے عہد کا آغاز۔ اندلس کی فتح محض ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک تہذیب کے خاتمے اور دوسری عظیم تہذیب کے جنم کا قصہ تھا۔ طارق بن زیاد اور موسیز بن نصیر نے مل کر اس زمین پر عدل، مساوات اور علم کی جو بیج بوئے تھے وہ آنے والی صدیوں میں ایک تناور درخت بننے والے تھے۔ وہ اسپین جو جہالت اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اب وہاں کی مساجد سے اذانوں کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔
اور وہاں کی گلیوں میں علم و حکمت کے چرچے ہونے لگے تھے۔ اس پہلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک چھوٹی سی فوج نے اپنے ایمان کے زور پر ایک عظیم سلطنت کو شکست دی، لیکن اندلس کی اصل کہانی تو اب شروع ہونی تھی۔ فتح کے بعد اس سرزمین پر اموی شہزادے عبد الرحمن الداخل کی آمد، قرطبہ کی عظیم مسجد کی تعمیر، اور وہ علمی انقلاب جس نے یورپ کو اندھیروں سے نکالا، یہ سب قصے ابھی باقی ہیں۔ اندلس کی مٹی ابھی بہت سے راز اگلنے والی تھی، اور یہ تو صرف اس داستان کا پہلا باب تھا۔